हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि आप लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हर सेशन में बोलता हूँ मैं, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाते। जब आप एक बार अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, फिर तो आपके हाथ में है, आप जो चाहो वो करो, है ना। जो चाहो वो करो, इसका मीनिंग ये नहीं कि आप अगेंस्ट किसी के काम करें, है ना, ये भी नहीं है। आपको एक सभ्य नागरिक बनना है आपको, तभी लोग आपको याद करेंगे और आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो जब आप सभ्य होगे, है ना। आपको सिविलाइज्ड पर्सन बनना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सेशंस भी लगातार आ ही रहे हैं, आप उनका लुत्फ ले ही रहे होंगे, है ना। और हर एक बात आपको जो बताया जाता है सेशंस में वो गारंटीड होता है, आपको हर एक बात बिल्कुल समझ में आने वाली हुई। ऐसा कोई चीज़ होगी नहीं जो आपको बात ना पता चले, बिल्कुल डेप्थ में आपको बताया जाता है। जितने भी सेशंस देखोगे आपको बिल्कुल डेप्थ में चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो बढ़ते हैं हम सेशन की तरफ। मेहनत करते रहिए, इस समय आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आपको आराम के लिए तो आपकी ज़िंदगी अभी पूरी पड़ी है, लेकिन आप इस समय अपने आप को झकझोर दीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, है ना। क्योंकि इस समय अगर आप कहीं थम गए, कहीं रुक गए, तो कठिनाइयाँ तो आपके सामने आने ही वाली हैं। अगर उन कठिनाइयों से आपको लड़ना है तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तो उन कठिनाइयों से आप लड़ पाओगे। अदरवाइज जैसे भीड़ हाई है, आप देख ही रहे हो, उन्हीं भीड़ में आप भी शामिल हो जाओगे। मेरा इशारा आप, है ना, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। भीड़ तो हाई है, उसी भीड़ में आप भी शामिल हो जाओगे अगर आपने मेहनत नहीं करी। अगर आपने मेहनत कर लिया तो आप जो चाहते हो वो कर ले जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी, आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। अदरवाइज मैंने आपसे बोल ही दिया है ना। चलते हैं हम सेशन की तरफ, है ना। इस समय हम सेट, कौन सा सेट है, सेट 822 AX चल रहा है, 822 AX चल रहा है। ये, है ना, मेंशन कर दिया हूं ताकि आप चीज़ें जान सको कि इस समय हम क्या कर रहे हैं। इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, है ना, जो 822 AX से। इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है, चित्र में यदि AO अपान OC बराबर BO अपान OD बराबर 1/2 और AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। आपको यहां पर चित्र दिया ही हुआ है, मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूं। ये है 5 सेंटीमीटर, इसको A B C D और ये है O पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से देखिए। चलो
इसमें आपसे ये कहा है कि आप DC का मान बताइए, मतलब ये देखो आप देख रहे हो DC, ये हमसे क्या करा हुआ है, पूछा हुआ है ना, आपको दिख रहा है। AB आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देखो AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। ये इसमें हमको DC दिखाना है, अभी जस्ट हमने आपसे बोला है ना। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप देखिए, आपको यहां पर AO अपान OC, ध्यान से देखो AO अपान OC बराबर दिया है BO अपान OD, ये दे रखा है, ध्यान से देखिए। आपको दिया है AO अपान OC बराबर BO अपान OD, है ना। ये आपको यहां पर दे रखा है ना, ये बराबर है, और ये बराबर किसके, 1/2 के भी बराबर है, ये दिया गया है, मैंने आगे यहां पर लिख दिया है। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आपको दिख रहा है कि AO है ना, क्या बोला है यहां पर, AO अपान OC बराबर BO अपान OD, BO अपान OD, है ना। इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, यानी कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसी से क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये चीज। अगर ये आपको दे रखा है, मतलब क्योंकि समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है ना। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो, चूंकि AO अपान OC है, BO अपान OD है, ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये आपसे बोल दिया, ठीक है ना, ये दे दिया, इसका मतलब आपसे ये बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और आपको मालूम है त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। चलो, ये आपको दे रखा है ना, एक तो आपको ये दे रखा, और चीजें आप इसको कई तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना। आप अगर इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना चाहते हो, जैसे आपको यहां से नहीं मालूम हो पा रहा कि त्रिभुज समरूप है या नहीं, त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो आप खुद ही देखो, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बोलो, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। बताओ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बराबर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सीधे पता चल गया होगा, अब ये एंगल ये वाला एंगल के भी बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इससे भी ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हो, है ना, ऐसे भी आप इसको समरूपता की कसौटी आप दे सकते हो, है ना। तो आप AA, मतलब आप किसी भी त्रिभुज के अगर दो एंगल समान हो जाते हैं, किसी भी त्रिभुज के, मतलब दो त्रिभुज हैं, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये है, किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको आनी चाहिए सीधे। तो AA समरूपता नियम से हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप हैं, या आप ऐसे इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलो देखो, यहां पर हम देखते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या बोल लिया हमने, एंगल ACD बराबर है ना। इन दोनों त्रिभुज में देख लो, है ना, ACD को आप क्या बोल सकते हो, OCD बोल लो इसको, ठीक है ना। चलो, यहां पर आप बोल दो एंगल OCD, है ना। इस त्रिभुज में ये बराबर है किसके, इसमें आप देख लो, इसके है BAO के, है ना, एंगल BAO। ध्यान से देखिए, ये वाला हमने लगा BAO ये बोल दिया, और OCD ऐसे बोल दिया, है ना, ये बराबर है। चलो, इसको लिखने की नीड नहीं है, लेकिन लिख दिया तो कोई तभी दिक्कत नहीं। यही एंगल आपको दिखा रहा है ना, बीच में आप देख रहे हो C है, तो यही एंगल आपको दिखा रहा है, ये वाला, ठीक। अगला देखिए, एंगल इसमें देख लो आप CDO, एंगल CDO बराबर है, CDO बराबर है एंगल ये वाला एंगल है ना, ABO के क्या है, बराबर, ये वाला जो है इस वाले के क्या है, बराबर, है ना। D जो है B, है ना, और यहां से आप देखो C जो है वो
सी जो है वो ए के बराबर है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप बोल सकते हो ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी वो समरूप हैं त्रिभुज सी ओ डी के। अब आपको मालूम है कि अगर समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। सिंपल है ना। इसमें ले लेते हैं हम ए बी, ध्यान से देखो ए बी है ना इस वाले त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में हम लेते हैं सी डी है ना, ए बी अपान सी डी है ना। डीसी बोला है तो डीसी आप लिख लेना, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, ए बी अपान सी डी बराबर, और देखो इसमें ए ओ अपान इसको बोल दो ओ सी बराबर, इस वाले में देखो बी ओ अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ डी है ना। ये सब देख लो सारे त्रिभुज में, ये वाला इसका अनुपात, इसका अनुपात है ना, इसका अनुपात, क्योंकि समरूप त्रिभुज हो गया तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पर। सिंपल है, ठीक है, आराम से आप इसको कर पाओगे। चलो आगे देखिए, इसके तो बराबर आपको दिख रहा है ए ओ अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान ओ डी, इसके बराबर आपको मालूम है, ध्यान से देखो ए बी अपान सी डी बराबर 1/2 मालूम है आपको, 1/2 के बराबर आपको दिया हुआ है। सिंपल। ए बी ध्यान से देखो, ए बी भी आपको 5 दे रखा है, 5/CD बराबर 1/2 और CD बराबर 5 × 2, CD बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब आप CD है, इसको आप DC भी ऐसे लो 10 सेंटीमीटर है ना। तो यानी कि ये वाला जो आपसे पूछा था ये आपके पास कितना है? 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। इसके कई तरीके हैं, आप इसको कई तरीके से भी दिखा सकते हो है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है ना। सिंपल है। ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप दिखा दिया सबसे पहले, और समरूप दिखाने के बाद फिर हमको समरूपता की कसौटी आपको आनी चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। ठीक है, ये बात आपको आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा हुआ है। ठीक है, चलो कैसे कर पाएंगे इसको? इजी है, आराम से आप कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं ना, 1 नंबर का आपको आराम से मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो साइन को इसमें चेंज कर लो, आप चाहो तो इसमें कॉस को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं। कोई किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, और कैसे करना है उसको देखिए। यहाँ पर देखो साइन 27 है बटे कॉस 63 डिग्री। चलो हम ऊपर वाले को ऐसे लिखे रहते हैं है ना। चलो आप चाहो ऊपर वाले को चेंज कर लो, मैंने क्या बोला, कोई भी आप चेंज कर सकते हो। कॉस आप क्या करिए, 90 में से यदि हम 27 घटाते हैं तो आप बताओ कितना बचेगा? 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास? 8 में से 2 गया 6, 63 बचेगा। बात आपकी सही है, 63 आ रहा है यहाँ पर है ना। बस कुछ किया नहीं है, 90 में से हमने 27 घटाया, यही बात मैंने लिखी हुई है। ठीक है ना, और मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, वही बात है ऊपर वाली। चलो आगे देखो, यहाँ पर साइन 27 बटे, अब यहाँ पर एक आपको बताया जाता है कि कोस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब आपको यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश की बात की जा रही है। ठीक है ना, कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं ना। जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के अनुपात होते हैं, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कॉट हो, ठीक है ना, सारे अनुपात जो होते हैं वो आपके पास
पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब ये कट ही जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना हमको यहाँ पर क्या है करना है, इसमें 1 इसका क्या है, आंसर है। तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार आपसे, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है और काफ़ी ईजी होता है, आराम से उसको आप क्या कर पाओगे, बना पाओगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहता है इसमें त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर r के प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आपको उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो प्रीवियस ईयर लगाइए आप क्वेश्चनों को, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर नोट करा हुआ है, ये क्वेश्चन कई सेट में मैंने सॉल्व करा हुआ है, तो इससे आपको लग जाता होगा कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको और आराम से इजी कर पाओगे आराम से। इसमें आप अर्धवृत्त की बात करी हुई, तो आपको मालूम है अर्धवृत्त का मतलब कुछ ये शेप आपको अर्धवृत्त का दिखेगा, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, अर्धवृत्त है। तो इसमें कहता है कि अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़ा त्रिभुज, तो अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज देखो हमने खींच दिया, यही सबसे बड़ा हम खींच सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा त्रिभुज हम ये खींच सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो क्या है, ये इसका कहीं क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, सेंटर होगा। अरे पूरा खींचोगे तो ये कहीं ना कहीं बीच का क्या है, सेंटर है। आर त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, आर है, तो आप आर बोलो, ये भी आर है, ये भी आर है, इसको इसे ये भी क्या है, आर ही है, ठीक है ना। सब त्रिज्या है तो आर है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा है, आपको क्या कर देना है कि इसका नाम आप दे दो ए बी सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप देखो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये आधार आप ले लेते हो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार देखो आर है, और ये आपके पास आर कितना हो जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा, आर गुणे ऊंचाई भी आपको आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है आपके पास, आर ही है, सिंपल है ना। तो 1/2 आर कितना हो जाएगा, 2r गुणे आर, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास r और r कितना हो जाएगा, r², ठीक है। तो बस यही आपसे कहा है कि इसके अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो r² है, सिंपल है। अगर त्रिज्या आपके पास r है तो सिंपल है ना, आप इस तरीके से इसको कर पाओगे, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई आपको आने वाली नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक नंबर के है ना क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आपको प्रॉपर समझ दिया जाएगा कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो ना। मैं इसलिए बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। और मैंने ये भी आपसे बताया कि प्रायिकता से क्वेश्चन तो पूछे जाने ही, और इसमें बड़ा सिंपल रूल होता है ना। एक ही रूल से उसी से आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं, ज़्यादा कोई इसमें हाई लेवल क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं ना। बस सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। बस आप उसको भी आराम से आप बना पाओगे। 3 4 35 से चुनी
चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। एक संख्या 7 का गुणज है ये। चलो देखो, इसमें आपको दिया है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 डॉट 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 35। ठीक है, ये प्रायिकता आपको यहां पर बतानी है ना। हमको एम तो मालूम होना चाहिए कि हमको यहां पर करना क्या है। हमको यहां पर क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? कहता है से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। अब आप बताओ यहां पर 7 का गुणज बताओ, इसमें क्या है? स्वयं संख्या, स्वयं के गुणज होती है ना। अब ये स्वयं का गुणज है, सिंपल है, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है कि बस इसका पहाड़ा लिखते चले जाना है। इसका क्या लिखना है? गुणज का मतलब होता है, आप अगर अब नहीं समझ पा रहे हो तो गुणज का सीधा सा मीनिंग है, आप वे संख्याएं आपको सारी यहां पर लिखनी होंगी जो 7 से कट जाएं आराम से, ठीक है ना, वो उसकी गुणज कहलाएगी। ठीक है, तो आप 7 का है, स्वयं गुणज होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। स्वयं क्या होता है? गुणज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है यहां पर। ठीक, तो एक तो 7 हो गया, फिर ये है ना, और फिर ये हो गया, ठीक है ना। 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 25 35 से चुनी गई। तो अब यहां पर आप देखो, अगर आप अनुकूल परिणाम देखोगे तो 1 2 3 4 5 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 है। एन ऑफ एस बोलोगे, कुल परिणाम कितने देखोगे आप? कुल मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। तो कुल कितना है आपके पास? कुल यहां पर आप देखोगे तो कुल आपको दिखेगा 1 से 35, तो कितना है? 35 है। सिंपल है, ठीक है। तो आपको प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस। ये कितना है? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 1/7। तो जो प्रायिकता यहाँ पर पूछी थी वो प्रायिकता 1 कितनी है? 7 है। आराम से आप इसको भी कर पाओगे, बड़ा इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इजी ही पूछे जाते हैं। अब यही क्वेश्चन आपको अगर इसके बारे में नहीं मालूम, नॉलेज नहीं है कि प्रायिकता से मीनिंग क्या है, प्रायिकता क्या होती है, तो आप नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज है प्रायिकता के बारे में कि प्रायिकता ये चीज होती है, तो आप चीजों को कर पाओगे और आसानी से आप कर पाओगे, है ना। यही है कि प्रैक्टिस आप करते रहिए चीजों की। हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब प्रैक्टिस जरूरी है ना। क्योंकि कई बार बोला प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस ही आपको पूर्ण बनाती है, यानी प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपके अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है ना, जिसको सब मैच्योरिटी, परिपक्वता जिसको बोलते हैं। इंसान के अंदर मैच्योरिटी कैसे आती है? चीजों की अगर इंसान लगातार करता रहता है, फिर उसके अंदर एक प्रकार का गुण पैदा हो जाता है जिसको हम परिपक्वता कहते हैं ना, परिपक्वता जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं। फिर इंसान मैच्योर हो जाता है, फिर उसको चीजें फिर डर नहीं लगती, फिर आराम से वो चीजों को कर जाता है। आप देखो कि मान लो कि अगर कोई एक साइकिल चालक है, ठीक है ना, एक साइकिल चालक है, तो पहले जब वो छोटा होता है तो फिर बच्चा छोटा होता है तो फिर धीरे धीरे वो सीखता है ना, फिर धीरे धीरे चलाता है, फिर उसको चलाने के बाद फिर उसको और अच्छे से, अब उसकी कमांड, पहले नियंत्रण जो है साइकिल पर नियंत्रण, उसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ धीरे धीरे बनती है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर उसकी थोड़ी सी अच्छी पकड़ बनती है ना, फिर कहीं कभी कभार फिर गिर जाता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आती है, फिर वो अपनी मन मुताबिक साइकिल को जहां चाहे वहां लेकर के चला जाता है। वो फिर साइकिल उसके अनुसार चलती है ना, वो जहां चाहे उसको जैसे भी ले जाना चाहे वो उसको लेकर के चला जाता है। तो यही है कि प्रैक्टिस है। अब वो लगातार साइकिल चला रहा है, अब आप खुद अपने आप को खुद ले लो कि अगर आप साइकिल चला पाओ तो कितनी फ्लुएंटली आप आराम से साइकिल चला के आप चले आते हो, ठीक है ना, कहीं पर भी चले जाते हो साइकिल से। तो ये प्रैक्टिस ही है ना। तो आप उससे आप कुछ हमको सीख लेनी होती है ना, कि हम चीज़ों को कर करके हम कितना ज़बरदस्त मैच्योर हो जाते हैं कि हम मोटरसाइकिल मानते हैं, चलाते हैं, बस चालक होते हैं। तो इंसान को पहले चीज़ें थोड़ी नहीं मालूम होती है ना, कि पहले होता ही इंसान जान जाए कि ये ऐसे चलाया जाता है, ऐसे करता है, चीज़ों को ऐसे किया जाता है। तो ऐसे डायरेक्टली चीज़ों को नहीं मालूम होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। तो वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप जब तक हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आपके पास नहीं रह जाएंगी, फिर आप क्या कर जाओगे? भूल जाओगे, ठीक है। तो आप चीज़ों की क्या करिए? प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, लगातार आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलो
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मैंने। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए। चलो देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परमीय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। है ना, 2 शर्तें आपसे यहाँ पर लगा दिया है और ये जानता है कि आप वास्तविक जो विभाजन तरीका है, मतलब भाग देकर के चीज़ों को तो आप कर जाते हो, बड़े आराम से कर जाते हो, ठीक है ना। वो एग्जामिनर ये भी समझता है कि आप इन चीज़ों को कर पाओगे। तो क्वेश्चन का तरीका है ना, कि उसको कैसे सेट किया जाए कि आप उसमें फंसिए, ठीक है ना। तो आपको तो फंसना नहीं, आपको चीज़ें पढ़ाई गई, आप सारी चीज़ों को जानते होंगे कि हम किस तरीके से बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर क्या है, अशांत है। सारी चीज़ें आपसे पड़ी हुई है आपको लिए, ठीक है ना। चलो देखो, आपको विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, सिंपल है। आपको यहाँ पर परिमेय संख्या दे रखी है, देखिए परिमेय संख्या है ये आपको क्या दिया है, परिमेय संख्या। सिंपल है, परिमेय संख्या से मीनिंग है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो नीचे वैल्यू होती है इसका मान जो है 0 नहीं होगा, ठीक है। ये आपको शर्त आनी चाहिए। और p और q दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, पूर्णांक ही होते हैं ना। दोनों p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर हमने बता ही दिया क्यों 0 नहीं होगा। ये शर्त भी आपको आनी चाहिए परिमेय संख्या की। इसके लिए आपको सबसे पहले हर के गुणनखंड करने होते हैं, है ना। हर के क्या करने होते हैं, गुणनखंड। देखो सिंपल, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, सिंपल, यानी कि 17/2 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, रूल ये है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर क्या होगा, अशांत होगा। आपको यहां पर यह बात समझनी है कि अगर हर ध्यान देना, जो डिनोमिनेटर होता है ना, क्या होता है डिनोमिनेटर, ध्यान देना, जो हर है, हर में या तो केवल 5 ही 5 आए, हर में या तो केवल 5 ही 5 आए, या केवल 2 ही 2 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तब हम बोलेंगे उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यह बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। क्या बोला मैंने, हर में आपको सबसे पहले गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद आपको यह जांचना है, यह देखना है कि 5 है, 2 है ना, केवल 5 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, या फिर 2 और 5 आ रहा है ना, ये दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ और नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर कुछ और दिख जाता है फिर उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं रहेगा, ठीक है ना। सिंपल हो गया, बात आपको उम्मीद है क्लियर हो गई। अब यहां पर देखो, हर में केवल क्या आ रहा है, हर में केवल 2 ही आ रहा है, 2 की घात 3 मतलब 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहां से बिल्कुल क्लियर, पहली बात तो हमको यहां से आ गया, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं, क्योंकि हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n, जहां
m व n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक हैं के रूप का है। के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब एक तो पहला प्रश्न मैंने कंप्लीट करा आपको। इसमें से ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये आपसे 2 नंबर कितने नंबर का क्वेश्चन? 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गया। 1 नंबर की तैयारी और करते हैं। उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? आपको कहता है भाग नहीं देना है, इसका दशमलव प्रसार आपको दिखाना है। ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, टर्मिनेट होगा, मैंने बता दिया, शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसको हम कैसे करते हैं। 17 बटे कितना है? 2 की घात 3। भाग दे करके जो वास्तविक विभाजन प्रक्रिया है उससे आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखो हम 5 की घात 3 से ऊपर नीचे हम गुणा करा लेते हैं, कोई मुश्किल? ध्यान से देखिए मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया, ऊपर भी गुणा करा दिया, नीचे भी गुणा करा दिया। अब ये कट जाएगा, बात वही आ जाएगी फिर से। क्यों कराया? क्योंकि हमको यहाँ पर लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं करना है, हमको कुछ ऐसा यहाँ पर सेटअप करना है, कुछ ऐसा तरीका अपनाना है कि ये प्रक्रिया आसान हो जाए। देखो कैसे आसान हो जाएगी। यहाँ पर देखो 17, अब यहाँ देखो 5 पचे 25, 25 पंचे 100, 25 पंचे 25 चौक 100, 25 पंचे 125। ठीक है ना, देखो 5 को 3 बार गुणा कराओ, है ना, 5 पचे 25, 25 पंचे 125। ठीक, चलो नीचे देखो। अब यहाँ पर देखो हमको मालूम है कि यदि आपने घातांक और करणी में पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में, ये सारे रूल हैं। ठीक है, देखो चीज़ें निचली क्लास से ही सारी चीज़ें आती हैं ना। ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? आपको जो बेस, आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए। जब फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है फिर आपके लिए कठिनाई होती है। गणित उन्हीं बच्चों को कठिन लगती है जिनका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता। आपका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है। जब इंसान का बेसिक क्लियर नहीं रहता, कोई भी सब, मैंने तो ये तो गणित ही है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक आप चीज़ों को समझने में समर्थ नहीं होंगे। आप चीज़ों को समझने में समर्थ तभी होंगे जब आपका बेसिक क्लियर है। आपको बेसिक आना चाहिए, तो इसीलिए जोर दीजिए कि आप बेसिक पहले समझें कि चीज़ें क्या है ना, संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, कैसे जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, घटाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम चीज़ों को गुणा करते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है ये पहले आप सीखिए। ठीक है, फिर तो वैसे तो आप सीख गए होंगे ना, आप सीख गए मतलब आप 10th क्लास में हैं, गणित सब्जेक्ट आपके पास है, तो आप ओवरऑल हम ये मान करके चलते हैं कि आप चीज़ें सीख लिए हैं और आप चीज़ें कर पा रहे हैं। एग्जामिनर भी ये समझता है कि आप चीज़ें कर पा रहे हैं, इसलिए आपके पास क्वेश्चन कोई नॉर्मली क्वेश्चन जोड़ घटाओ गुणा भाग तो देंगे नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप सारी चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं। तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपको बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे क्वेश्चन आपको, ताकि वो भी समझता है कि आप 10th क्लास में तो बालक क्रिएटिव हो गया है, आप थोड़ा सा अपने माहौल को देख करके अपने आप को क्रिएट कर सकता है, सवाल आपके पास है थोड़ा बना सकता है, थोड़ा क्रिएटिव हो गया। तो चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, या फिर आपके जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, वैसे वैसे फिर जो है पेपर का जो है पूछने का जो लेवल होता है वो भी बढ़ता चला जाता है ना। चलो यहाँ पर देखो, अब अगर हमने क्या कहा कि यदि पावर यहाँ पर क्या है, सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 10 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात सिंपल है। चलो अब देखो क्या करेंगे, 17 पचे, अब गुणा करवा लेते हैं इसको, 17 पचे 85, है ना। तो देखो ये 85 क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, कितना बच गया, 8 बच गया, है ना। 17 दूनी 34, 34 8 4 12, कितना हो जाएगा 42, कितना बच गया 4, है ना। 17 दूनी 34, 34 8 8 4 12 42, 42 कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है, फिर 17 का नाम 17 और 17 और 4, है ना, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 17 7 4 11, कितना हो जाएगा 21, है ना। और ये 10 की घात 3 हो जाएगा। सिंपल है ना। 17 पचे 85, 8 17 दूनी 34, 34 8 4 12 कितना हो गया 42, 42 कितना बच गया आपके पास 4, 17 एकन्नम कितना हो जाएगा 17,
और 4 7 4 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बस 10 की घात 3 है। 10 की घात 3 का मतलब क्या है, यही बच्चे 10 की घात 3 का मतलब है 1000। 10 की घात 3 का सिंपल सा मतलब क्या है, 1000। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 2.125। तो यही इसका आंसर है। तो दशमलव प्रसार भी हमको पूछा था ज्ञात करने के लिए, दशमलव प्रसार में मैंने आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। 2.125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 2 नंबर आपको कंप्लीटली अगर आप इतना कर देते हो तो आपको 2 नंबर आपके कहीं कटने वाले नहीं है, पूरे नंबर। क्योंकि गणित की खूबसूरती है ये, है ना। गणित में आप चीज़ों को करते हो तो आपको 100% नंबर आपको मिलते हैं। इसमें कटौती नहीं की जाती है ना, इसमें आपका नंबर की कटौती, यहाँ तक राइटिंग इतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं करेगी, है ना। चीज़ों को अगर आप सही से सॉल्व करे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं, है ना। तो ये है कुछ इसकी खासियत। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है बहुपद f ऑफ x बराबर 3x² माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को बहुपद g ऑफ x बराबर x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर से भाग दीजिए। और विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित कीजिए। को सत्यापित कीजिए। ये भी आपसे कहा है, विभाजन एल्गोरिदम को भी आपको सत्यापित करना है। चलो देखो, पार्टिकुलर 3x² माइनस का x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 5 और x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। देखो आपको यहाँ पर f ऑफ x दिया है। देखो इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ। सबसे पहले मैं, है ना, घात देखो सबसे ज़्यादा इसकी है तो मैं इसको सबसे पहले लिख दिया माइनस का x क्यूब, और ये प्लस का क्या है 3x² माइनस का 3x प्लस का क्या है 5 है। ठीक है, देखो इसकी पावर ज़्यादा है, इसके लिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा। तो माइनस का x क्यूब हो गया, प्लस का 3x² लिख दिया। देखो प्लस में प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5। आगे देखो g ऑफ x बराबर, यहाँ पर देखो पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, ये इसकी है, तो माइनस का x² और प्लस का ये वाला प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। सिंपल, बस मैंने थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर करके इसका अरेंज करके इसको मैंने लिखा हुआ है। अब हमको क्या कर देना है, सबसे पहले यहाँ पर भाग देना है ना। भाग देते हैं। चलो देखो, माइनस x क्यूब 3x² 3x प्लस 5, है ना। ये देखो ये है। ठीक, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप देखिए क्या तरीका होता है भाग देने का। सिंपल है, आपको यहाँ पर पहला पद उठाना है, माइनस का x क्यूब है। सिंपल, क्या है, माइनस का x क्यूब है। यहाँ पर क्या है, माइनस का x स्क्वायर है। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर बचा कितना, x बच गया। ठीक, तो सबसे पहले ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके पास x, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको, ठीक है, x बार। गुणा करवा दिए इसके साथ, तो ये कितना हो गया
देखो माइनस एक्स का माइनस एक्स के एक्स स्क्वायर के साथ ध्यान से देखना, ठीक है ना। मैंने क्या करा, पहला पद यहाँ पर ये उठाया और यहाँ पर इसका मैंने पहला पद लिया, डिवाइड कर दिया, है ना, तो आपके पास x बच गया, आपको यहाँ पर दिख रहा है x बचा। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, माइनस का एक्स स्क्वायर गुणा x कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, है ना, अरे 2x है। चलिए तो इसका अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। अब हम x को माइनस का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक, बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, x को मैंने माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया, x को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, x को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर माइनस का x हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस। चिन्ह क्या हो जाते हैं, क्योंकि भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना, और फिर साइन यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस है तो ये वाला प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस है तो ये वाला माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये वाला प्लस हो गया। अब देखो ये प्लस ये माइनस है, ये तो कट जाएगा। अब देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, मतलब 3x स्क्वायर में से आपको एक्स स्क्वायर माइनस करना होगा, मतलब कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा, सिंपल है, ठीक है। देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का 3x है, मतलब माइनस का 3x है प्लस का x है, बचेगा कितना, माइनस का 2x बचेगा, ये भी सिंपल है, और प्लस का क्या है, 5 है, ठीक। चलो अब हम पहला पद यहाँ से उठाते हैं, माइनस और प्लस कितना है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, कितना है, 2x स्क्वायर है, ये कितना है, माइनस का कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक। चलो ये कट ही जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा, यानी कि अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का 2 लिख देंगे, सिंपल। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम देखते हैं आगे, गुणा करवाते हैं। इसका गुणा जब हम इसके साथ कराएंगे तो माइनस ये है माइनस ये है, मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, है ना। देखो 2 के साथ गुणा करवा देंगे ना, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर गुणे माइनस का 2 बराबर 2x स्क्वायर। इसका गुणा इसके साथ, है ना, माइनस का 2 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, है ना, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, गुणा होकर के माइनस ही हो जाएगा। और इसका गुणा जब हम इसके साथ कराएंगे तो प्लस का माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 गुणे माइनस का 1, मतलब 2 1 2 2 ही हो जाएगा। अभी देखो ये माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ना। देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस से कट गया, कितना बच गया, 5 में से 2 गया, यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। तो भाग तो मैंने दे लिया। अब अगला काम है आपको एल्गोरिदम, है ना, उससे आपको इसको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिदम से आपको इसको सत्यापित करना है। सिंपल है, कैसे सत्यापित करते हैं, आपको मालूम है कि ये एफ ऑफ एक्स सही है, ये क्या है, जी ऑफ एक्स सही है, जो ये वाला क्या है आपके पास, इसको हम क्यू ऑफ एक्स बोलेंगे, और ये जो आपके पास रिमाइंडर है वो आपके पास क्या है, ये हो जाएगा आपके पास क्या, आर ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विभाजन ये क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एक्स बोले क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये बराबर होता है। यही चीज़ आपको यहाँ पर ये रूल है, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम का रूल है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एक्स गुणे क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स के। चलो यहाँ पर देखो कितना है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5 बराबर, है ना, माइनस एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर जी ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पर देखो जी ऑफ एक्स यहाँ से है ना, चलो गुणा में ही इसको इरेज कर देते हैं। जी ऑफ एक्स आपको यहाँ से दिख रहा है, ये देखो जी ऑफ एक्स आपको दिए हुए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 और गुणे क्यू ऑफ एक्स ये वाला है ना, इसको क्या है x माइनस 2 और प्लस आर ऑफ एक्स कितना है, आर ऑफ एक्स आपके पास है 3, ये देखो, ठीक, ये काम है आपके पास, ठीक है। ये जी ऑफ एक्स है, ये क्यू ऑफ एक्स है और ये आर ऑफ एक्स है।
चलो देखो आगे देखो, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं तो माइनस का एक्स क्यूब, इसका गुणा इसके साथ कराओगे प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ कराओगे माइनस का एक्स। सिंपल है ना, एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा, माइनस का एक्स क्यूब, एक्स का इसके साथ गुणा करा एक्स स्क्वायर, एक्स का इसके साथ गुणा करा माइनस का एक्स। अब देखो इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ प्लस का 2x स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इसका गुणा आप इसके साथ कराओगे तो प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, और प्लस आपके पास 3 यहाँ से हाई है ये वाला। सिंपल है, -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कराए तो माइनस का कितना हो गया, ये देखो -2 को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कराया तो प्लस का कितना हो गया 2x स्क्वायर, -2 को x के साथ गुणा करा तो माइनस का 2x, माइनस का 2 को माइनस का 1 के साथ गुणा करा तो प्लस का 2, और ये प्लस का आपके पास 3 हाई है। ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर, यहाँ पर देखो माइनस का एक्स क्यूब तो हम लिख ही रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, सिंपल है, माइनस का 2x और माइनस का x कितना हो जाएगा माइनस का 3x, है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, और ये तो हमने लिख ही दिया, क्या बच गया यहाँ से 3 और 2 5, दोनों साइड आप देखो, है ना, दोनों साइड माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। विभाजन एल्गोरिदम भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर सत्यापित कर दिया, यही काम इसमें आपको करना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी प्रॉपर समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको डाउट इसमें आपको नहीं आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें तब वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 3/4 5/12 बिंदु A 1/2 3/2 और B 2 -5 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। ये कहा हुआ है आपसे। ठीक है, तो वो अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना, जिसमें बिंदु आपको एक बिंदु P दिया है, ध्यान से देखिए P है, बिंदुओं है ना 1/2 और 3/2 और B है 2 -5 बिंदुओं, जिसमें बिंदु आपको P बराबर 3/4 है 5/12 है, बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है।
मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है। मतलब वो अनुपात आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो, ऐसे बिंदु है आपके पास ए, ये इसके निर्देशांक हैं 1/2, 3/2। क्लियर आपको, है ना। ये यहाँ पर आ जाइए, ये बिंदु है क्या, बी, है ना। इसको मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये बी जो है वो आपके पास है कितना, बी है आपके पास 2, -5। ध्यान से देखिए, 2, माइनस का क्या है, 5 है ना। और ये जो बिंदु P है ना, जिसमें ध्यान से पढ़िए, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है ना। बिंदु P ये है ना, बिंदु P जो है ये इसको किस अनुपात में, मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात आपको क्या करना, याद करना। तो ये बिंदु P जो है इसके कहीं बीच में है, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं है ये वाला बिंदु, बिंदु P के बाद जो कर रहा है, ये बिंदु P यहाँ पर है और इसके निर्देशांक है 3/4 और 5/12। ठीक है, ये बिंदु P के आपको निर्देशांक दे। उम्मीद है कि आपको ये बात प्रॉपर अभी तक समझ में आ गई होगी। आप